नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तीन विचित्र वरदान नाम की एक बेहद क्लासिक और दिलचस्प हिंदी लोक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। पहली नजर में ना ये बस एक आम जादुई कहानी लग सकती है, लेकिन असल में ये रणनीतिक सोच यानी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक जबरदस्त मास्टर क्लास है। हम अक्सर क्या सोचते हैं, यही ना कि बड़ी समस्याओं का हल हमेशा सीधा और तुरंत होना चाहिए, लेकिन ये कहानी कुछ और ही सिखाती है। तो चलिए बिना देरी किए इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पुरानी कथा आज के समय में भी दिमागी रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करती है। अब शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान भुखमरी का सामना कर रहा हो और अचानक उसे तीन वरदान मिल जाएं, तो उसे क्या मांगना चाहिए? जाहिर सी बात है, कोई भी तुरंत खाना मांगेगा, ढेर सारा पैसा या फिर रहने के लिए एक आलीशान महल, है ना? कहानी के मुख्य पात्र माधव नाम के एक गरीब लकड़हारे के सामने भी ठीक यही धर्म संकट था। उसके घर में महीनों से कुछ नहीं था, 2 वक्त की रोटी तक का जुगाड़ नहीं था। ये एक ऐसी हालत है जो किसी का भी दिमाग सुन कर सकती है और उसे बस अभी जो चाहिए वो दे दो वाली स्थिति में ला सकती है। लेकिन माधव का फैसला बिल्कुल अलग था। सादगी और 3 विचित्र वरदान। तो हुआ कुछ यूं कि इतनी भयंकर गरीबी के बीच भी माधव ने एक प्यासे साधु को अपना आखिरी बचा हुआ पानी पिला दिया और इसके इनाम के तौर पर उसे 3 अनोखे वरदान मिले। अब जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो है माधव के मांगे गए वरदान। एक ऐसा आदमी जिसे फौरन खाने और पैसे की सख्त जरूरत है, वो मांगता क्या है? पहला, एक ऐसी कुल्हाड़ी जो उसे छूने वाले को तब तक जकड़े रखे जब तक माधव खुद उसे आजाद ना करे। दूसरा, एक पुरानी सी लकड़ी की कुर्सी जिस पर बैठने वाला उससे पूरी तरह चिपक जाए। और तीसरा, एक चमड़े का थैला जो अपने अंदर रखी किसी भी चीज को हमेशा के लिए कैद कर ले। मतलब ये तो बेहद अजीब और बिना सिर पैर के वरदान लगते हैं। कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि माधव ने तो अपना ये सुनहरा मौका पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और सच कहूं तो ठीक यही सोच उसकी पत्नी भाग्यवान की भी थी। यहां पर दोनों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक टकराव या कह ले माइंडसेट क्लैश देखने को मिलता है। पत्नी का नजरिया पूरी तरह से तुरंत मिलने वाले सुख यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर टिका था। वो चाहती थी कि बस तुरंत एक महल बन जाए, खाना मिल जाए और आज की तकलीफ खत्म हो जाए। देखा जाए तो उसकी जगह कोई और होता तो उसका गुस्सा बिल्कुल जायज भी लगता। लेकिन दूसरी तरफ था माधव, जिसकी सोच बहुत लंबी थी। वो जानता था कि बिना किसी सुरक्षा के मिला हुआ धन बहुत जल्दी छिन सकता है या चोरी हो सकता है। वो असल में इन अजीब वरदानों को भविष्य के एक मजबूत अभेद्य सुरक्षा कवच के रूप में देख रहा था। तो यहाँ माधव की बातों से जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो ये है, कभी कभी सीधे तरीके से मांगा हुआ धन टिकता नहीं है, पर बुद्धि से बनाई गई संपत्ति सदा साथ रहती है। यही इस पूरी कथा का और हमारे आज के विश्लेषण का मूल मंत्र है। माधव इस बात को बहुत अच्छे से समझता था कि बस पैसा मांग लेने से उसकी परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं बदलने वाली। बिना सही सोच और सुरक्षा के पैसा बस एक पल भर का सुख है। वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना चाहता था जिसे कोई उससे छीन ही ना सके। राक्षस के साथ खतरनाक सौदा। पत्नी के रोज रोज के तानों से परेशान होकर माधव एक घने जंगल में निकल जाता है, जहां उसका सामना एक मायावी राक्षस से होता है और यहीं से एक नई और खतरनाक चुनौती की शुरुआत होती है। उस राक्षस ने माधव के सामने एक ऐसा सौदा रखा जिसे फॉस्टियन बार्गेन या एक शैतानी समझौता कहा जाता है। राक्षस की शर्तें बिल्कुल साफ थीं। सोने की 3 थैलियों के बदले 1 साल तक राजाओं वाली शानदार जिंदगी। लेकिन ठीक 1 साल बाद राक्षस उसे अपने नर्कलोक में ले जाएगा, जहां माधव को हमेशा हमेशा के लिए उसकी गुलामी करनी होगी। अब आप ही बताइए, क्या कोई भी समझदार इंसान इस सौदे को मानेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि माधव ने इसे तुरंत मान लिया। क्यों? क्योंकि उसे अपने उन 3 अजीबोगरीब वरदानों पर पूरा भरोसा था जो उसे साधु से मिले थे। उसे पता था कि उसके पास एक पक्का बैकअप प्लान तैयार है। कुल्हाड़ी का जादुई जाल। 1 साल तक खूब ऐशो आराम की जिंदगी जीने के बाद जब वो राक्षस अपना वादा पूरा करवाने वापस आता है, तब माधव का वो पहला वरदान एक्शन में आता है। ये किस्सा वाकई बहुत ही मजेदार है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के बल पर भारी भरकम शारीरिक ताकत को मात दी जा सकती है। जब राक्षस माधव को लेने आया तो माधव ने बहुत ही प्यार और विनम्रता से उससे एक आखिरी गुजारिश की कि जाने से पहले मेरे परिवार के लिए थोड़ी सी लकड़ियां काट दो। अब राक्षस तो अपने अहंकार में पूरी तरह अंधा था। उसने सोचा, अरे ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जैसे ही उसने माधव की वो जादुई कुल्हाड़ी पकड़ी, पहला वरदान एक्टिवेट हो गया। राक्षस उस कुल्हाड़ी से इतनी बुरी तरह चिपक गया कि लाख चाहकर भी अपने हाथ हटा नहीं पाया।
वो विशाल और डरावना दानव तब तक बिना रुके लकड़ियां काटता रहा जब तक कि वो थक कर चूर नहीं हो गया और उसने माधव के सामने रहम की भीख नहीं मांग ली। अब इस पूरे मोल भाव में 7 नंबर पर ध्यान देना बहुत दिलचस्प है। ये कोई मामूली अंक नहीं है। जब राक्षस ने आजादी की भीख मांगी और बोला कि मैं 1 साल की मोहलत और 3 सोने की थैलियां दूंगा, तो माधव ने तुरंत मना कर दिया। उसने नेगोशिएट किया और अपनी आजादी की कीमत बढ़ा दी। माधव ने कुल्हाड़ी को रुकने का आदेश तभी दिया जब राक्षस उसे 7 सोने की थैलियां देने और अगले 2 साल तक उस गांव के आसपास भी न फटकने के लिए राजी हो गया। ये चीज माधव की दिमागी स्पष्टता और उसके निडर रवैये को साफ साफ दर्शाती है। कुर्सी का रहस्यमयी जाल। वो 2 साल का वादा अब पूरा हो चुका था और वो खूंखार राक्षस, जो अब थोड़ा डरा हुआ भी था, एक बार फिर वापस आ गया। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें ना, तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। 0 वर्ष यानी शुरुआत में पहला सौदा हुआ 3 सोने की थैलियों के लिए। फिर पहले साल के अंत में कुल्हाड़ी वाले जाल ने राक्षस को धोबी पछाड़ दी और उसे 2 साल के लिए दूर कर दिया। और अब हम तीसरे साल में हैं, जहां माधव की अगली जबरदस्त रणनीति यानी कुर्सी का जाल अपना कमाल दिखाने वाला है। ये टाइमलाइन साबित करती है कि माधव ने अपनी सुरक्षा का एक कितना सटीक और लॉन्ग टर्म प्लान पहले से ही सेट कर रखा था। पिछली बार की घटना से सबक लेते हुए राक्षस ने कसम खा ली थी कि वो किसी भी तरह के हथियार को तो हाथ लगाएगा ही नहीं। तो फिर माधव ने क्या किया? उसने बड़ी ही चालाकी से सारे हथियारों को ही छुपा दिया और अतिथि सत्कार यानी हॉस्पिटैलिटी को अपना नया हथियार बना लिया। उसने बेहद इज्जत के साथ उस थके हारे राक्षस का स्वागत किया और उसे आराम करने के लिए बस एक बड़ी ही साधारण सी लकड़ी की कुर्सी दे दी। राक्षस ने भी सोचा, कुर्सी पर बैठने में क्या ही नुकसान है। लेकिन जैसे ही वो बैठा, दूसरा वरदान एक्टिवेट हो गया। राक्षस उस कुर्सी से ऐसे चिपक गया मानो हमेशा के लिए वही जड़ गया हो। वो अपनी पूरी मायावी ताकत लगाने के बावजूद अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाया। अब जरा आजादी की इस तेजी से बढ़ती कीमत के आंकड़ों पर नजर डालिए। पहली बार के सौदे में उसे मिली केवल 3 थैलियां। दूसरी बार में कुल्हाड़ी वाले जाल के बाद उसने कीमत बढ़ाकर कर दी 7 थैलियां। और अब इस तीसरी मुलाकात में जब राक्षस कुर्सी से चिपक कर गिड़गिड़ा रहा था, माधव ने उसकी आजादी की कीमत सीधे 20 सोने की थैलियां तय कर दी। इसके साथ ही उसने ये भी शर्त रख दी कि राक्षस अगले 5 सालों तक उस इलाके में दिखाई नहीं देगा। सच कहूं तो यह माधव की आक्रामक और बेहद चतुर रणनीतिक सोच का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। बुद्धिमत्ता से बदला हुआ भाग्य। कहानी के आखिर में जैसे ही माधव ने उस कुर्सी से राक्षस को आजाद किया, वो खूंखार राक्षस बिना पीछे मुड़े वहां से ऐसा भागा कि बस गायब ही हो गया। और अपनी इसी चतुराई के दम पर माधव पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो इस पूरी दिलचस्प कथा का निचोड़ इस एक बात में छिपा है। दुनिया का सबसे बड़ा और असली सुरक्षा कवच कोई जादू टोना, चमत्कार या शारीरिक ताकत नहीं होता, बल्कि वो होती है आपकी तेज बुद्धि और आपका असीम धैर्य। देखिए, माधव के पास शुरुआत में कुछ नहीं था, बस एक मौका था। उसने तुरंत मिलने वाले फायदों को साइड में रखा और ऐसे रास्ते चुने जो मुश्किल वक्त में उसकी ढाल बन सकें। उस वक्त उसकी पत्नी की सोच भले ही स्वाभाविक लग रही हो, लेकिन सोचिए, अगर माधव ने उस दिन महल या सोना मांग लिया होता तो वो मायावी राक्षस उसे कभी का खत्म कर चुका होता। लेकिन माधव ने अपनी बुद्धिमानी से अपने भाग्य की लकीरों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बड़ा विचारणीय प्रश्न पीछे छूट जाता है। माधव ने अपनी कुल्हाड़ी और कुर्सी का तो एकदम परफेक्ट इस्तेमाल किया और राक्षस को हमेशा के लिए भगा दिया, लेकिन उसका वो तीसरा वरदान याद है? वो चमड़े का थैला जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता था, उसका तो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आप सोचिए, अगर वो राक्षस कभी लौट आता या माधव के सामने कोई और बड़ी चुनौती आ खड़ी होती, तो इस अंतिम जादुई जाल को किस रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। कहते हैं ना, एक सच्चा रणनीतिकार हमेशा अपना एक पत्ता बचा कर रखता है, और शायद माधव का वो थैला उसका वही आखिरी तुरुप का पत्ता था। इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। जानने और समझने की ये यात्रा आगे भी यूं ही चलती रहेगी।